मुजाहिद रिजवी आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल कुछ ऐसे हुकूमती माजी के हों या मौजूदा हों, हुकूमत के ऐसे कारनामे हैं, ऐसी कारकर्दगी है जिस पर गुफ्तगू भी करनी चाहिए, जिसे उजागर भी करना चाहिए, जिसकी हौसला अफजाई भी करना चाहिए। इस हवाले से 2008 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ था, यकीनी तौर पर उसमें इब्तिदा में तो टारगेट भी कम था, पैसे भी बहुत कम थे, लेकिन अगर किसी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में आम गरीब देहाती ख़वातीन को फ़ायदा पहुंचा तो बिलाशुबा एक ही नाम आएगा, BISP एक ब्रांड नेम है। और इसको एक तो उसकी जो शफाफियत को देखते हुए यूनाइटेड नेशन के से मुताल्लिक़ा इदारों ने बड़े पैमाने पर इसको रेगुलर मदद की और बाकायदा उसको एक मॉडल बनाकर पेश किया गया। बड़े इसमें उसके बाद अप्स एंड डाउन आए 2008 से लेकर 2023 तक, लेकिन बहरहाल जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि बरसीर पाक व हिंद बल्कि एशिया में भी कहा जाता है कि ये एक वाहिद प्रोग्राम है जिसके ज़रिए बराह रास्त पुअर ऑफ द पुअर और वो भी ख़वातीन को मदद मिल रही है। ग़ालिबन कोई 1 करोड़ के करीब ऐसी ख़वातीन हैं जिन्हें ये बाकायदगी से रकूम दी जा रही है। एरर, गलतियाँ, कोई भी चीज़ पाक नहीं होती, वो अपनी जगह। हमारे साथ इंतहाई सीनियर सीजनड पीपल्स पार्टी की आप कहें कि बतदरीज उन्होंने सफ़र किया, MPA, MNA, मिनिस्टर और तमाम उस जद्दोजहद और कुर्बानियों से भी गुजरी, और हाँ सांगड़ जैसी जगह पे बराह रास्त इलेक्शन भी उन्होंने जीता। शुक्रिया शादिया, मुझे इल्म है कि आप मसरूफ़ थी और मसरूफ़ रहती हैं इस हवाले से, और आज मैं आपसे इस सियासत पर बात नहीं करूँगा कि इलेक्शन अलाइंस क्या होगा और इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, या फिर दुबई में क्या हुआ, प्लान क्या बना, उस प्रोग्राम में बात करूँगा जो बहरहाल पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम रिकग्नाइज प्रोग्राम है। और अगर मैं आपसे बराह रास्त सवाल करूँ कि जब ये बनाया गया था 2008 में, तो इसको बड़े आईनी तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए थे और ये भी कहा गया था कि साफ़ व शफ़ाफ़ भी होगा, लेकिन मैंने देखा कि अभी जब लास्ट 3 ईयर्स गुजरे उनमें कम से कम कोई 8 लाख के लोग उसको बाहर भी कर दिए गए, कुछ और भी इसमें तब्दीली लाई गई। दोबारा आप अपनी उसको डगर पे या पटरी पर लाने में यकीनन मुश्किलात भी होंगी। अब क्या सूरत हाल है शादिया मरी साहिबा? बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, और हमेशा की तरह आपने बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल किया है। आज आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो मुझसे सवाल किया है, तो इस हवाले से आपके तवज्जुह से कुछ क्लैरिटी भी मैं चाहूँगी कि आपके इस प्रोग्राम को देखने वालों को मिल सके। ये बात दुरुस्त है कि 2008 में इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी ज़िंदगी में इस प्रोग्राम के हवाले से जो विज़न उनका था कि गरीब घरानों को किसी किस्म की माली मदद दी जाएगी, उसको रियलिटी में तब्दील किया गया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई और पाकिस्तान के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस में थे, तो उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के उस विज़न की रोशनी में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम को उनकी शहादत के बाद उन्हीं के नाम से मुंसलिक किया गया। गो के बेनज़ीर का जो मतलब है वो भी बहुत खूबसूरत है, मैचलेस, जिसका कोई किसी और कोई मिसाल नहीं मिलती, और ये प्रोग्राम भी अपने आप में एक बेमिसाल प्रोग्राम है। ये मेरी नज़र में और इस प्रोग्राम को समझने वालों की नज़र में एक इनकलाबी प्रोग्राम है। 2008 में इसको शुरू किया गया, 2010 में इस पर कानून साजी की गई। तो जो आपकी एक कंसर्न थी कि इस प्रोग्राम को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो तो इस प्रोग्राम को शुरू करने वालों ने उसी वक्त इसको कानूनी शक्ल देके इसको मजबूत किया और इंश्योर किया कि इस प्रोग्राम के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। ये प्रोग्राम शुरू से ही गैर
सियासी प्रोग्राम था, ए पॉलिटिकल प्रोग्राम था, है और इंशाल्लाह रहेगा। इसमें कोई भी तकसीम नहीं, ना सियासी बुनियाद पर, ना मजहबी बुनियाद पर, ना रंग, ना नस्ल, ना ज़ात, ना बरादरी के बुनियाद पर कोई तकसीम है। इट राइजेज अबव ऑल डिफरेंसेस और ये इस प्रोग्राम की बड़ी खूबसूरती है। आज 15वां साल है इस प्रोग्राम को चलते हुए। ये बात भी दुरुस्त है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें आई भी हैं, हुकूमत में रही भी हैं, लेकिन चूंकि इस प्रोग्राम का एक कानून था, उस कानून के ज़रिए इसको महफूज किया गया था, तो इसलिए इसको बिगाड़ा नहीं जा सका। कोशिश बिगाड़ने की गई क्योंकि जमातें जब सियासी आती हैं मुख्तलिफ, तो अपने अपने एक एजेंडा लेकर आती हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को ख़राब ना किया जाए, इसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए, इसे इसके कानून ने इंश्योर किया। इस कानून के तहत एक बोर्ड है। लेकिन शायद यही तो हकीकत है ना कि ठीक है, इस वक्त आप मौजूदा शरीफ ख़ानदान या उनकी जमात आपकी अलाई है। एक ज़माने में कोशिश की गई कि इसका नाम बदला जाए, फिर पास की जो हुकूमत आई उसमें उन्होंने इसकी शफाफियत के हवाले से गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 8,40,000 या कुछ 8.5 लाख लोगों को कहा गया था कि ये उन्हें बाहर कर दिया गया, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया गए, तो और फिर नाम भी बदलने की कोशिश की गई। तो मेरा ये ख्याल है कि अब आप फिर जब अगस्त में इलेक्शन फेस करेंगी, यकीनन सिंध में आपको कामयाबी मिलेगी, वफाक में भी आपको हम ये उम्मीद रखेंगे मिले, ख्वाहिश को और उम्मीद को अपनी जगह। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी भी इसमें कुछ ऐसे कमज़ोरियाँ, खामियाँ हैं, आईनी कानूनी तौर पे कह रहा हूँ, कि इसमें हम जिसे कहते हैं फुल्ली 100% प्रोटेक्टेड, जो इसे कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ के साथ अभी भी लोगों को शक है कि ये मौजूद है। जो अगस्त में या नवंबर में आने वाली हुकूमत किसी न किसी दूसरी पटरी पर, राह पर इसको डाल सकती है, नाम बदल सकती है, तरीक़ेकार बदल सकती है। शाज़िया मरी साहिबा, मैं इस बात से तो मैं इस बात पर तो आपके साथ हूँ, इस पे तो इख्तलाफ कोई नहीं है कि इसको बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बिगाड़ ना पाए ये भी एक हकीकत है। चूंकि एक कानून था, कानून के तहत एक बोर्ड था, ये भी एक हकीकत है कि बोर्ड से कुछ फैसले ऐसे करवाए गए जो कि दूरअंदेश फैसले नहीं थे, जो कि सियासी फ़ायदे के लिए वो फैसले किए गए, जिससे कि अवाम का नुकसान हुआ। मिसाल, एक फैसला जो 8,20,000 लोगों को प्रोग्राम से निकालने का फैसला था, जिसमें कोई तहकीक नहीं हुई, जिसमें कोई अपील का मौका नहीं दिया लोगों को, और एक चुटकी बजा के लोगों को इस प्रोग्राम से निकाला गया, जिससे बहुत मुस्तहक लोग जो थे वो प्रोग्राम से निकले और उनको बहुत तकलीफ में डाला गया इस फैसले से। तो इस तरह की चीज़ें हुई, और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये कहने का मकसद ये कि इस प्रोग्राम की जो साख थी, इस प्रोग्राम की जो क्रेडिबिलिटी थी, वो इन हरकतों की वजह से मुतासर नहीं हुई। नाम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, वो भी मैं समझती हूँ कि एक गलत हरकत थी, बचकाना हरकत थी, क्योंकि प्रोग्राम का एक कानून मौजूद था। तो आपने लोगों की मेमोरी से तो खेला, उनको कोशिश करके ये बताया कि प्रोग्राम का नाम हट चुका है और नया प्रोग्राम है, और जो साबिका वजीर आज़म है वो भी कहते रहे लोगों को कि अब ये वो प्रोग्राम नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी स्टेटमेंट है और गैर मुनासिब और अनएथिकल बात है। और अब मैं, क्योंकि खुद आपको पता है बड़ी पॉजिटिव सोच रखने वाली हूँ, मैं सब्सटेंस और मेरिट पे बात करती हूँ, मेरी एक हमेशा से आदत है, नहीं तो उस बयान के ऊपर ही उनको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोग्राम, इसका नाम कभी नहीं बदला। और इस बात का वाज़ेह सबूत ये भी है, बड़ी दिलचस्प बात है ये, कि जब इस प्रोग्राम की जो साबिका चेयरपर्सन है, जब वो इस प्रोग्राम से फारिग हो रही थी या निकल रही थी, तो रिजाइन करते हुए उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रिजाइन अपना दिया। तो अगर कोई और नाम होता तो वो नाम लिखती कि आई रिजाइन फ्रॉम दिस प्रोग्राम। आपने इंटरेस्टिंग आपका जवाब है, लेकिन इशादी एक और बात है, वो ये कि इस प्रोग्राम का जो बुनियाद है वो वो पुअर ऑफ द पुअर ख़वातीन हैं। आप हमारे अंदरून सिंध में, अंदरून सिंध क्या यानी कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे, देही इलाके, फिर जनूबी पंजाब, KP, चारों सूबों में, बलूचिस्तान वगैरह में, जो मेरे ख्याल में शायद लिख पढ़ सकती भी ना हों,
पहले जो मैं देखता था कि वो ठीक है कि उसमें कुछ इधर उधर हो जाता था, लेकिन कैश उनको हाथ में आता था। और मैंने अक्सर देखा जब कभी उस वक्त इत्तेफाक हुआ, क्योंकि काफ़ी जुड़ा रहा, कि वो जो दादियाँ थीं या नानियाँ थीं या फुपियाँ थीं या खालाएँ थीं, जब उनके हाथ में कैश 2000 या 3000 रुपये आते थे, एक खुशी होती थी, एक पावर महसूस करती थी। अब रकम भी बढ़ गई है, लेकिन इसमें अब आ गया क्रेडिट कार्ड आ गया है, इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है। भाई मैं भी एक बात बता दूँ, अभी तक क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाता, उन्हें फिर दूसरे को देना पड़ता है। इसलिए मुझे नहीं, ये ठीक है कि ये इतना वसी हो गया है, कोई 90 लाख ख़वातीन में कोई जितनी रकूम तकसीम हो रही हैं अरबों में, आसान काम नहीं। तो इसमें मैं क्या आप नहीं समझती कि जो मुस्तहक खातून है उसके हाथ में जो है वो कैश कैसे पहुँचे, वो रकम कैसे पहुँचे, ये कितना फुल प्रूफ है? मुझे सब एक बात तो जो है ना वो समझने की है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ माली इमदाद के प्रोग्राम्स हैं वहाँ एक मार्जिन ऑफ एरर होती है, और वो मार्जिन ऑफ एरर तकरीबन 15 से 20% होती है। उसमें मुख्तलिफ नौयत की एरर्स हो सकते हैं, उसमें वो भी एक मसला हो सकता है जिसको आप बयान कर रहे हैं। तो इसमें रोकथाम की भी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन ये सोचना कि अगर ये एरर होगा ये प्रोग्राम होना नहीं चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि एक सोशल प्रोटेक्शन का ऐसा व्हीकल इजाद हो चुका है 2008 में, जिसकी दुनिया में मिसालें दी जाती है, यूएन तक जो है वो इस पर इसको सराह चुका है, और कई ममालिक ने पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की मिसाल लेते हुए अपने मुल्कों में इस प्रोग्राम को शुरू किया है। आज जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो इतनी अपडेटेड है कि हमने अब जो अपनी डायनामिक रजिस्ट्री शुरू की है स्टैटिक से मूव होकर, उसके जरिए 35 मिलियन घरानों का हाउस होल्ड्स का हमारे पास डेटा मौजूद है। अब ये डेटा जो है ना ये अपडेट होता जा रहा है डायनामिक रजिस्ट्री के जरिए। मैं दो चार सीधा बातें कर दूं कि इस वक्त 90 लाख खवातीन जो हैं वो इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, और आपने जिस तरह कहा कि औरतों की खुशी जो है वो बहुत पहले जब पोस्ट से उनको पैसे मिलते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहले पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसे मिला करते थे, फिर पेमेंट मॉडल को चेंज किया गया, फिर डेबिट कार्ड भी हुआ, एटीएम भी हुआ। अब 2019 में जो पिछली हुकूमत है उसने एक बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए पेमेंट को जो है वो चेंज किया, उस मॉडल पे चले गए। लेकिन जो एक मैं समझती हूँ कि तिश्नगी रह गई वो ये थी कि दो बैंक्स के हवाले ये जिम्मेदारी हुई, मतलब पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया 2019 में, और एक बैंक को दे दिया गया एक हिस्सा पाकिस्तान का, दूसरे बैंक को दे दिया गया जो बकाया हिस्सा है। अब इसमें जितनी बेनिफिशरीज हैं वो इन दो बैंक्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही हैं। अब इन बैंक्स को पॉस एजेंट्स देने थे, बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए पेमेंट होनी है, और इसमें हमने देखा कि काफ़ी दुश्वारी हुई, दिक्कत हुई औरतों को। गो के ट्रांसपेरेंसी हमें इंश्योर करनी है, जो हम पूरी कोशिश करते हैं, इसीलिए हम कैंप साइट्स लगाते हैं, ताकि अगर कोई किसी कोने में कोई एजेंट औरतों को तंग कर रहा हो तो कैंप साइट में ला के हम इंश्योर करें कि हम उनके ऊपर बैठे, हम उनके ऊपर खड़े, हम देख रहे हैं कि वो पैसे पूरे दे रहे। लेकिन इससे हमने देखा कि एक तो मौसम की शिद्दत, क्लाइमेट क्राइसिस आपने देखा है पूरी दुनिया शिकार है, कभी बारिश है तो कभी गर्मी है तो कभी मतलब एक अनसर्टेनिटी है। हमने अभी गर्मी में देखा कि खवातीन को दुश्वारी होती है कैंप साइट में आने, लेकिन जब तक हम उन्हें एक जगह इकट्ठा नहीं करते, हम ट्रांसपेरेंसी उस तरह इंश्योर नहीं कर सकते, तो हमारी भी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने अब ये पेमेंट मॉडल चेंज करने का सोचा, क्योंकि इससे क्राउड बढ़ता है, इससे खवातीन को बहुत घंटों तक क्यूज में वेट करना पड़ता है, उनकी जो एक डिग्निटी का मैटर है, डिग्निटी है, वो इफेक्ट होती है। हम नहीं चाहते किसी औरत को धक्का लगे, मैं एक भी औरत को नहीं चाहती धक्का लगे, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमने पिछले साल इसको चेंज करना था, लेकिन सैलाब की वजह से हम चेंज नहीं कर सके। इस बरस, और आपके प्रोग्राम के जरिए मैं बताना चाहती हूँ, हम कुछ दिनों में इसका आगाज कर रहे हैं। बाकायदा हम पेमेंट मॉडल को बदल के सोशल प्रोटेक्शन बैंक अकाउंट्स की तरफ जा रहे हैं।
जहां पर हम पहली मर्तबा खवातीन को अपने बैंक अकाउंट की ओनरशिप का मौका दे रहे हैं। तो ये एक नया बाब खुलने जा रहा है और इसमें हम ये बैंक मोनोपोली से हट जाएंगे। हम 6-7 बैंक से शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपैंड करेगा इस पायलट की सक्सेस के बाद, ये एक्सपैंड करेगा पाकिस्तान के तमाम बैंक्स को। तो खवातीन को एक तो बैंक अकाउंट मिल जाएगा, इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, उसकी डिग्निटी प्रोटेक्ट होगी। अब उसके लिए वो पैसा उसके अकाउंट में पड़ा रहे, वो चेकबुक उसको मिलेगी, वो उससे निकलवाती है, एटीएम से निकलवाती है, ये उसकी अपनी मर्जी होगी। इस वक्त तो बायोमेट्रिक में ये होता है कि जब उसकी ट्रांच आती है हर सहमाही, तो उसको जाकर पैसे निकालने होते हैं, कोई सिस्टम नहीं है सेविंग का उस तरीके से। तो बैंक में पैसा आएगा तो उसकी सेविंग का भी एक एस्पेक्ट सामने आएगा। शादिया, जितना बड़ा ये प्रोग्राम है उतने ही बहुत सारे सवाल, और आप पाकिस्तान में सॉरी टू से जिस तरह का कल्चर है, लोग सॉरी टू से जहाँ पैसा होगा वहाँ सवाल उठाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2008 में 2-3 हज़ार से हुआ था, अब गालिबन कोई 7,000 8,000 से कुछ समथिंग आप दे रहे हैं। लेकिन जब शुरू हुआ था उस वक्त तो शायद डबल डिजिटल में भी यानी महंगाई नहीं थी। अभी चंद साल पहले तक 10 या 11% महंगाई होगी, अब महंगाई 28 या 30% है। अब आप गौर कीजिए कि जो एक औरत जो पहले आटा लेती थी, तेल लेती थी, लकड़ी लेती थी, कोयला लेती थी, शक्कर लेती थी, घी लेती थी, यानी आम चीज़ें लेती, उसकी प्राइसेस मोर और लेस डबल हो गई हैं। जबकि जो मैंने कहा महंगाई के हिसाब से जो आप दे रही हैं रकम, उससे उसका पूरा तो नहीं होगा। तो क्यों ना इसको उससे जोड़ दिया जाए। जिस तरह आप तनख्वाहों में 30% इजाफा करते हैं महंगाई के हिसाब से, पेंशन करते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल मुजाहिद साहब, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की और ये बात बहुत बुनियादी बात है। और जिस तरीके से आपने कहा इलेक्शन में जो भी होगा, अब ये तो अल्लाह की मेहरबानी है और अवाम का फैसला होता है। हम तो जाएंगे अवाम की अदालत में, जो भी फैसला अवाम सुनाती हैं, लेकिन अपनी कोशिशों और काविशों की रोशनी में और उसके नतीजे में कोशिश और उम्मीद यही है कि लोग जो है वो हमारे हक़ में फ़ैसला देंगे ताकि हम उनकी खिदमत जारी व सारी रख सकें। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि ये जो महंगाई का एस्पेक्ट है, देखिए एक बाकायदा इंडेक्सेशन कमेटी है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो ये पैसे हैं और इसका जो स्कोप है उस पर काम करती है। और इसकी वक्तन फ़वक्तन मीटिंग होती है जिसमें इन्फ्लेशन को एक बड़ा बुनियादी फैक्टर गिना जाता है और उस पर जो है काम किया जाता है और इन्फ्लेशन की रोशनी में जो वज़ाइफ हैं उनमें इजाफा किया जाता है। जब ये हुकूमत आई थी 1 साल पहले तो 7,000 रुपए की रकम सहमाई मिला करती थी और आपने देखा कि इसी पूरी कश्मकश में महंगाई भी सामने आई, सैलाब भी बहुत बड़ा इशू हमारे सामने था जिसके लिए 70 अरब रुपए की रकम वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुख्तस करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए 25-25 हज़ार फ़ी घर फैमिली जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए तकसीम कराई। और ये भी बताती चलूँ कि 2.8 मिलियन यानी 28 लाख घरानों को हम ये रकम दे सके। अब आ जाते हैं महंगाई को किस तरह हम कवर करते हैं। तो 7,000 से हम शुरू हुए, लेकिन इस महंगाई जो आपने देखा है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया कि अगर हम 25-30 हज़ार रुपए की एक एवरेज इनकम भी, क्योंकि ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की इनकम सपोर्ट है, यानी कि उनको कोई इनकम मिल रही है ना, लेकिन उसकी सपोर्ट में ये पैसे दिए जाते हैं। तो ये कोई चैरिटी नहीं है, ये एक वेलफेयर स्टेट का ख्वाब है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने देखा, जो हमारे भी मैनिफेस्टो का हिस्सा है। और किसी भी जी शऊर पाकिस्तानी से पूछे तो वो वेलफेयर स्टेट की बात करेगा, वो चाहेगा। और गवर्नमेंट अपनी ये जिम्मेदारी आईनी तौर पर भी पूरी करती है लोगों को इस तरह की सपोर्ट देकर। तो जो आपसे बात हो रही है कि 7,000 रुपए से शुरू हमने जब इनहेरिट किया, हमने इसको बढ़ाकर आज 8,750 किया है, जो कि 2 किस्तों में देते हैं। यानी कि क्योंकि वो इसमें एटीएम से भी निकाले जाते हैं पैसे, तो इसीलिए हमने 8,500 एक वक्त में देते हैं, फिर 3 महीने के बाद 9,000 रुपए। लेकिन मैंने कहा जैसे जितना बड़ा प्रोग्राम है उतने ही ज़्यादा सवालात, इस पर एक और ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू होगी जल्दी आपसे कि एक और इशू बहुत बड़ा अहम है और वो है IMF। बड़ा जश्न बाजे ताशर में जा रहा है, हकीकत क्या है, गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद।
जी टीवी में एक बार फिर आपको खुशामदीद करता है। आईएमएफ पैकेज के साथ ही एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इम्तहान भी है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की ये गलतफहमी है कि वो सिर्फ स्टेक होल्डरों को एतमाद में लिए बगैर आईएमएफ पैकेज से काम चला सकेगा, तो शायद उसकी खुशफहमी है। आईएमएफ से कोई $3 अरब आने हैं। सिपह सलार की कोशिश उन्होंने $2 अरब सऊदी अरब से, $1 अरब वहाँ से, कोई $9 अरब आएंगे, लेकिन $24 अरब हमें की तलवार सर पर लटकी है, जिसकी अदायगी इसी साल करनी है। ये भी दिलचस्प बात है कि हम खुद अपनी रिफॉर्म्स नहीं कर रहे। अभी भी 7200 लोगों से, 7 करोड़ 20 लाख लोगों से तो आप ले रहे हैं टैक्स, और जागीरदारों से टैक्स, सब मिलाकर $3 अरब भी नहीं लिया जा। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि निगरां हुकूमत जो आएगी अगस्त में और फिर नवंबर में जो मुंतखब हुकूमत आएगी, क्या वो ये भारी बोझ उठाएगी। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मुमताज़ माहिर मस्जिद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त निकालने का। अच्छा पैगाम आया, कुछ सांसें बहाल हो गई। स्टॉक एक्सचेंज $9 अरब आ भी गए, तो 24 अरब का बोझ क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास आईएमएफ में रहने के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं थी। अगर आप $4 अरब के बोरोड रिजर्व्स पे खड़े हों और वो भी चाइना आपको बैकस्टॉप कर रहा हो, अगर ना कर रहा होता तो शायद ये भी रिजर्व्स जो है ना होते और बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती। ये देखते हुए आपने ऑलरेडी नवंबर से देखें, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कहीं जून एंड के आखिरी दिन जाकर ये मुआहिदा किया। पाकिस्तान के पास अब अगले आने वाले 6 माह में भी और 12 माह में भी एक हेवी पेमेंट्स हैं जो डेट पेमेंट्स हमने करनी है। ये टोटल तकरीबन $23 अरब है, और इसमें से अगर मैं वो 13 अरब निकाल दूं जो शायद आप वापस करेंगे ही नहीं बिकॉज रीप्रोफाइल हो जाएंगे, तो $10 अरब तो यकीनन आपने वापस करने हैं। ये आईएमएफ के बगैर किए नहीं जा सकते थे। इसीलिए सारी मार्केट्स जो थी वो तो डिफॉल्ट के लेवल पे इस वक्त ट्रेड कर रही थी, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो पाकिस्तान की, चाहे वो हमारी बॉन्ड मार्केट हो अब्रॉड, और चाहे वो एफएक्स मार्केट हो जिसमें एक कंसिस्टेंसी। डॉक्टर साहब, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि डॉक्टर साहब, ये जो आईएमएफ का एग्रीमेंट है ये 9 माह का है। पहली किस्त आपको $1.3 बिलियन की गालिबन मिलेगी, तो 9 माह बाद, लेकिन उसके 9 माह बाद भी तो हमें एक नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा ना, और नए प्रोग्राम में जाने से पहले इलेक्शन, सियासी अदब में इस्तेहकाम, तो मईशत कैसे सुधरेगी? देखिए, एक तो बात इस वक्त बिल्कुल आया हो जानी चाहिए हर एक को, और वो ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त एक गवर्नमेंट है, एक इंटरिम सेटअप आएगा और फिर एक फाइनली कोई शेप बनेगी जो एक नई हुकूमत आपको नवंबर में आई होप के आपको दिखाई देगी। 3 टाइम्स गुजारने हैं एक प्रोग्राम ने, ये आसान नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है। इन तीनों टाइम्स में आपको ये इंश्योर करना है कि ये पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है किसी तरह स्टैंड बाय फैसिलिटी जो है उसमें रहे और बाहर ना आए। बजट हो गया, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट हो गई, एक्सपेंडिचर्स हो गए, आपको हर चीज़ पर एक नज़र रखनी है और गहरी नज़र रखनी है। मेरी पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को एक बड़ी सिंसियर एडवाइस है, बहुत ज़रूरी था कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त आई थिंक बैक स्टॉप करती। जो भी हमारे मामलात मिडल ईस्ट से हुए और जिसमें आर्मी चीफ ने एक रोल प्ले किया, आई थिंक उसके बगैर भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो एक कंटिन्यूटी की अलामत है ना पाकिस्तान में, इसको तो आप अलहदा नहीं कर सकते। और इससे मेरा मतलब सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इससे मेरा मतलब मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी है। प्रोफेशनल्स हमने से भी आते जाते रहते हैं। वजह है डॉक्टर का कहना, वजह है एक तो खैर हम जो खुद प्राइम मिनिस्टर की ज़बान में हमने कितनी नाक रगड़ कर जो है ये $3 अरब लिए हैं, लेकिन हमारी अशराफिया हुकूमत भी जिसमें शामिल है वो क्यों नहीं कुर्बानी दे रही? अभी देखें जी, अभी 20-20 लाख के तो गाय और बकरे इन्होंने वो बाकी हैं, और अरबों की इनकी जायदादें, करोड़ों की सफ़र हैं, और कुर्बानी आप आवाम से मांग रहे हैं जो महंगाई का बोझ 30%। तो अगर आप कुर्बानी देंगे, कब तक इस भीख पर आईएमएफ के चलते रहेंगे? सो ये काम जो है, ये आपने बड़ी सही बात किया। देखिए, ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है। सरकार में तो मैंने एक्सेप्ट किया है कि सरकार को सलाहियत पैदा करनी है कि वो इन चीज़ों को जाकर कर सके। ये सलाहियत अगर आपको दिखाई दे तो बहुत ही खुशाइन बात होगी, पर दूसरी तरफ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनसे भी है ना, जो रोड्स, डिफेंस,
चलें ये दो चीजें तो इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं इस्तेमाल करते पाकिस्तान का, डिफेंस और रोड्स तो इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो ट्रेडर जो है इस मुल्क का, वो जो एग्रीकल्चरिस्ट है इस मुल्क का, वो जो वो लोग हैं जो कि टैक्स नेट में हैं और इवेड कर रहे हैं, उनको सोचना है ना, मेरे पास तो दो ही तरीके हैं, या मैं आपसे पूरा टैक्स ले लूं, अगर मैं आपसे पूरा टैक्स ले लूं, किससे टैक्स ले लूं? 22 लाख रिटेलर है, 30-35 हज़ार टैक्स देता है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पूरे मुल्क में 3 अरब रुपया कलेक्ट होगा, 3 अरब रुपया, 7200 अरब पूरा मुल्क देगा और पूरा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 3 अरब होगा। तो ये तो इनको ही सोचना है। अब इन्हीं को सबसे ज्यादा तकलीफ भी होती है ना जब बिजली नहीं आती, इन्हीं को तकलीफ होती है जब इनकी वेल्थ जो है 1/3 रह गई है इंटरनेशनली। इनको भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपना भी सोचना है। ठीक है, आपने दुरुस्त फरमाया कि इनको भी एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। इसी के साथ ही डॉक्टर साहब आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, लेकिन एक और अहम डॉलर की उड़ान रुक रही है, कहाँ तक रुकेगी, गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। GTV मिराज आपको खुशामदीद कहता है। और IMF के प्रोग्राम आते ही डॉलर की उड़ान रुक गई। अब ये नहीं इल्म के इससे करेंसी के डील करने वाले वो कितने खुश हैं, आवाम को क्या मिलेगा। आवाम को तो खाना रोटी कपड़ा मकानी से निकल पाए हैं। हमारे साथ तो करेंसी के हवाले से, खासतौर पर डॉलर के हवाले से अथॉरिटी के देखते हैं सफर प्राचा साहब बहुत ही सादा में पूछूं, आप लोगों को क्या होता है, यानी खुश होते हैं जब ये डॉलर ऊपर जा रहा होता है और अफसोस होता है जब डॉलर नीचे आ रहा होता है? मेरे से बात कर रहे हैं? जी 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 प्राचा, आप ही से सवाल कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जनाब, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री जब डॉलर का रेट नीचे आता है तो हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है जी, क्योंकि जो भी सारा फसाद है या जो भी मसला है वो सब का सब डॉलर का है और डॉलर की ही शॉर्टेज है और यही लेने के लिए हमको IMF के पास जाना पड़ता है और डॉलर बेस ही हमारी कंट्री है, हम क्योंकि इम्पोर्ट बेस है। लेकिन अगर आप एज ए बिजनेसमैन पूछें, यानी कि क्योंकि हम इस बिजनेस में है एक्सचेंज के और स्टॉक्स बड़े होते हैं, तो हमको हैवी लॉसेस होते हैं। कोई भी कारोबार हो जिस, लेकिन प्राचार्य ये तो है ना जो हम बड़ा सुनते थे एक ज़माने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जिस चीज़ की कमी होती है कुछ लोग जो हवस, पैसों की हवस होती है वो उसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं। पहले गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, शक्कर की अंदोज़ी, लोग कहते हैं डॉलर जमा कर लेते हैं लोग, और जब उड़ते हैं तो फिर मिलते ही नहीं है। ऐसा है आपके कारोबार में? देखिए हमारे कारोबार में तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक जनरल लोगों के पास होल्डिंग्स है, जो चीज महंगी होती है ये एक इंसानी नफ्सियात है कि वो उसको होल्ड कर लेता है, ठीक है। हमारे कारोबार में तो ये है ना कि हमारी कमोडिटी यही है, हमारे पास बेचने वाले भी हैं, खरीदने वाले भी हैं। तो एट द एंड अगर जब डॉलर की शॉर्टेज होती है और हम लोगों को ना दे पाए तो फिर एक वो नई कंप्लेंट पैदा होती है। तो हमको अपने सरमाए का कुछ ना कुछ जो हमें इस एज पर स्टेट बैंक की इजाजत है 30-40% रखना, वो हमें रखना पड़ता है। अगर हम भाई आपको रखना पड़ता है, लेकिन प्राचार्य साहब मैंने आपका नंबर नहीं मिल रहा था, मैं तो अभी लंदन गया, मुझे तो $200 चाहिए थे, कुछ पौंड वॉन्ड लेके गया बड़ी मुश्किल से। मैं क्या करता, मैं क्या करूं बताएं, $200 और $300 वाला एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। सर ऐसी बात नहीं है, कहीं मेरा ख्याल है कोई पांच मैं आपको बताऊंगा 5 शॉप्स में मैं गया एयरपोर्ट की, 5 पे, मैं लाइटर वे में आपसे कह रहा था, कहीं मुझे कोई डॉलर, उन्होंने $1 नहीं दिया, जबकि थोड़ा बहुत मेरा चेहरा वेरा भी पहचानते थे। एक जगह मुझे पौंड मिले सिर्फ। सर उन्होंने डर के मारे आपको नहीं दिए होंगे ना, चेहरा पहचानते थे। ये डर से मुझे कन्वर्ट कराना पड़ा। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि दैट्स द रियलिटी। देखिए जी, पिछले कुछ दिनों कुछ डॉलर की शॉर्टेज रही है मिस मैनेजमेंट की वजह से, फिजिकल। बाकी डॉलर की शॉर्टेज कभी भी नहीं रही और जितनी भी अच्छी आपको एक्सचेंज कंपनीज हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने फुल सप्लाई दी है, फुल सर्विस दी है विद द कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट बैंक। देखिए स्टेट बैंक का जो रोल अभी भी चंद दिनों में रहा है, मैं ये समझता हूँ बहुत शानदार रहा है, मार्वेलस। उन्होंने आपके मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया, जिसको कहते हैं ना गुमनाम हीरो। तो
ये लेकिन वो रुक प्राचा रहे साहब हैं। मैं तो डिफॉल्ट होऊंगा ना जब मैं अब आइंदा आप होमवर्क करके आऊंगा, क्योंकि आप तो अथॉरिटी हैं। इस दुकान पर मैं इतने बजे गया, मैं इतने पैसे लेके गया, मुझे उन्होंने डॉलर नहीं दिए। मैं 3 दुकानों का बता सकता हूँ, एक फोरम में थी, एक विंजी मॉल में थी, वो उधर थी, मैं 3 जगह बता सकता हूँ प्राचा साहब। मुझे मैं नहीं, मतलब ये कि मेरा जो बंदा गया। सर मैं उन लोगों के बिहाफ पे आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन क्या आपका एक्सपीरियंस गलत हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दोनों सूरतों में, चाहे आपको डॉलर बेचने हो या खरीदने हो, जैसे अब जैसे जो सेंटीमेंट चेंज हुए हैं तो लोग बेचने आएंगे डॉलर ज्यादा, तो ऐसा नहीं होगा कि हम उनको मना करेंगे कि हमारे पास बाइंग नहीं चले है। दुआ करें कि जल्दी मेरा सफ़र हो और फिर आपसे रब्ता किए बगैर मुझे डॉलर मिल जाएं। चले आपको मैं यही कहूँगा, मुबारकबाद दूंगा कि बहरहाल डॉलर की उड़ान रुकी और आपका कारोबार बढ़ेगा। ऐसा ही है प्राचा साहब? इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। शुक्रिया प्राचा साहब। इसी के साथ ही GTV से मुझे इजाज़त दीजिए कि प्राचा साहब का कहना है कि दौरान रुकने से उन्हें खुशी महसूस होती है कि कारोबार बढ़ता है। मैंने कहा ना, कैमरे के पीछे कहा जा रहा है कि आपके पास अब सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए भी वक्त नहीं। तो इजाज़त दीजिए।